राव खालिद साहब, बकरीद की अगर बात करें तो ये ज़ाहिर है एक रिलीजियस सिंबल हुआ करता था एक ज़माने तक, अभी भी है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये रिलीजियस सिंबल से ज़्यादा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए, बदकिस्मती है हमारी कि ये एक ऐसा अहम ओकेजन है ईद कुर्बान का, जिसमें कुर्बानी का सबक है। और पूरा हम जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के वो पूरा वाक़या कुरान पाक में पढ़ते हैं, वैसे तारीख़ में देखते हैं, और जो डायलॉग है और जिस तरह से वो सारा पूरा वाक़या अनफोल्ड होता है, तो उसको अगर हम देखें तो बहुत उसमें सबक है। और जैसे नजम साहब ने कहा कि कुर्बानी बुनियादी मकसद है, कुर्बानी सिर्फ दुम्बे बकरे या उसकी नहीं है। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ अब जो हम देखते हैं कि हमारी ईद कुर्बान जो है ना, वो बकरों दुम्बों और बैलों का एक मुकाबला हुस्न लगता है मुझे। तो जब मैं देखता हूँ कोई रैंप पे वॉक हो रही है उनकी बकरों की, ये लिटरली होती है, लगे हुए हैं, ये लिटरली मंडियों में होती है। 30 बैल ले लिए उसने, इतने के इतना ले लिया। जी बिल्कुल, वो इस किस्म की यानी सूरत हाल बन गई। अब असल चीज़ क्या है, हम अगर किसी एक मज़हब या दीन के हवाले से ना भी देखें तो जो आफाकी तौर पे हम चीज़ें देखते हैं, जो दुनिया में जो एक असूल है आफाकी अमन और शांति के, और जिससे माशरे बेहतर हो सकते हैं, माशरों में अमन रह सकता है, माशरे खुश रह सकते हैं, जो खुशी की हम बात करें, वो है टॉलरेंस, कंटेंटमेंट और कंपैशन। ज़बरदस्त, क्या बात। ठीक है जी, रवादारी, कनात और सिला रहमी, ये तीन चीज़ें बुनियाद हैं। मज़हब को भी आप अगर ना, आप किसी मज़हब के फॉलोअर नहीं भी हैं, ये तीन चीज़ें अगर सोसाइटी में नहीं हैं, ना फ़र्द का इनर पीस होगा, ना कौम में इनर पीस होगा, ना कौम में अमन होगा, ना शांति होगी। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त जो मसाइब जितने भी बड़े हुए हैं, वो उसी वजह से है कि हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए, रवादारी नहीं रही, हम कनात नहीं करते, हम लालच में पड़ गए हैं, खींच लो, दूसरे का भी ले लो, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, और उसके बाद हम जो है ना जबर और जुल्म की हद तक चले जाते हैं। अभी हम कल, मैं बड़ा लेट देखा, मैंने सिंध में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ऊँट की जो टांग काट दी है एक किसी वडेरे ने, उसका जानवरों के हुकूक की बात, ये जो एक माइंड सेट आ गया, उसने एक अफरा तफरी और एक पूरी कह ले कि दुनिया में अनरेस्ट पूरा क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आलमी अमन को जिससे ख़तरा है, एक जो कह ले कि एक्सपेंशनिज्म आ गया है कि जी घेर लो जितना खिता घेरा जाता है, माल खींच लो जितना खींचा जाता है, ये सारी एक ओवरऑल जो दुनिया में माइंडसेट चेंज हुआ है, उसने पूरी दुनिया को गुत्थम गुत्था कर दिया है और अफरा तफरी का आलम है। तो मसला ये है कि जो कुर्बानी बुनियादी तौर पे है वो यही है कि आप अपने उन जज्बात को जो दूसरों को तकलीफ़ दे सकते हैं, जो दूसरों के लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं, जो दूसरों का हक छीनने का बायस बन सकते हैं, उनको काबू में रखें, उनको कंट्रोल में रखें, टॉलरेट करें। आप फिर जो आपके पास है उसके अंदर रह के जीना सीखें, कनात करें, और उसके बाद सिला रहमी, कंपैशन, जो आपसे लेस फॉर्चुनेट हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आप अपने जो है ना अपना दरवाज़ा खोलें, अपनी जेब खोलें, अपने दिल खोलें। तो ये बुनियादी एक मकसद है कि अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए ये काम करें। हम उससे बहुत दूर चले गए। खुशी है, ज़रूर मनाएं, खुशी का मौका है, आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन मना लें, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है ना, ये पूरा साल और पूरी ज़िंदगी करने की हैं। इसलिए उससे जो सबक हमने सीखना था वो हमने नहीं सीखा। उसकी वजह से हम जो एक बेचैनी रहती है लोगों की तबीयत में, ये बीमारियों का एक जो इससे रिलेटेड है, बेचैनी से या टेंशन से या उससे जो रिलेटेड है, वो बढ़ती जा रही है, दुनिया भर में बहुत बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसाइल, ज़हनी बीमारियाँ, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो एक बेसिक जो वैल्यू है, इंसानी वैल्यू, जिससे माशरे बेहतर होते हैं, अमन होता है और लोग ठीक रहते हैं, उससे हम दूर हो गए। हुकूमत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल एक मुफस्सल तकरीर की गई, जिसमें उन्होंने 2022 से अपनी कारकर्दगी बताना शुरू की कि कैसे उन्होंने जब 2022 में इक़्तिदार संभाला तो मुआशी सूरत हाल अबतर थी, उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। फिर उन्होंने 8 फरवरी के बाद की कारकर्दगी पर यानी प्रेजेंट पर थोड़ी रोशनी डाली कि आज महंगाई 38% से 12% पर आ चुकी है, पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम की गई है। फिर उन्होंने कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें की। उन्होंने कहा कि 2 माह में हालात बेहतर करने आज़म का इज़हार किया। फिर पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले तमाम इदारों का खात्मा करने की बात की। फिर सरमायाकारी के हवाले से बात की कि बैरूनी के साथ साथ अंदरूनी सरमायाकारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो IMF से मुताल्लिक़ थी, जब उन्होंने ये कहा कि वादा करता हूँ अपने अहदाफ पर कमर कस ली तो अगला IMF प्रोग्राम आखिरी होगा।
तो राव खालिद साहब, ये कैसे मुमकिन होगा? क्या इसका रोड मैप वज़ीर आज़म के पास है या सिर्फ एक सियासी नारा लगाया कल उन्होंने? मैं IMF पे बात करता हूँ। जो अंदरूनी सरमायाकारी की आपने बात की, वो मुझे अभी मैं देख रहा था कि अंदरूनी सरमायाकारी की सूरत हाल ये है कि टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से सारी कंपनीज ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को। अच्छा, क्या कि उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने हमें कहा है विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर पे 75% आप इकट्ठा करें एडवांस टैक्स की सूरत में या जिस सूरत में भी, ये हम नहीं कर सकते। तो अगर आप ये इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हम ये बैरून मुल्क की जितनी कंपनीज इन्वेस्ट किया हुआ टेलीकॉम में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर लेंगी। तो ये अंदरूनी सरमायाकारी की सूरत हाल आज की बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कैलकुलेट किए बगैर हुकूमत ने ये पॉलिसी बना ली। जी आप यही हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी मेकिंग जो होती है हमारी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किस तरह से होती हैं। IMF से हमने छुटकारा हासिल करना है। बड़े भाई साहब मियां नवाज शरीफ साहब भी हमें बताते रहे कशकोल तोड़ दिया है, जी जी। और इन्होंने भी आते ही बताया कि कशकोल तोड़ दिया है। तो उसके बाद फिर IMF से छुटकारा तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन हम IMF से निगोसिएशंस कर रहे हैं। 24वां प्रोग्राम जो है हम अब निगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ। आपको पता है हमने 22 प्रोग्राम किए, 23वां ये था SBA जो था, जिसमें से सिर्फ 8 प्रोग्राम हमने कंप्लीट किए। बाकी जो प्रोग्राम थे, 14 प्रोग्राम जो थे या 15 प्रोग्राम जो थे, वो इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए कि जो IMF कंडीशनैलिटीज़ हमें देता था, जिसको हम कमिट करते थे, वो हम पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारा प्रोग्राम बीच में रह जाता था और हमें पूरी इमदाद भी नहीं मिलती थी। और कंडीशनैलिटीज़ क्या थी? कंडीशनैलिटीज़ वही थी जो अभी फिर आएंगी, अभी फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जितनी इस्लाहात हम उनके साथ कमिट करते हैं, जो बुनियादी ढांचा आपका ठीक करती हैं मईशत का, और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती हैं, जो आपको ओवरऑल फाइनेंशियली डिपेंडेंस आपकी कम करती हैं, वो इस्लाहात है। पिछले 22 प्रोग्रामों में उन्होंने वो किए हैं और 14 दफ़ा हम नाकाम रहे हैं उन इस्लाहात को करने में। अभी 15वीं दफ़ा ये कोशिश हम कर रहे हैं, देखें इसमें भी कामयाब होते हैं कि नहीं। तो किस तरह से आप IMF से छुटकारा हासिल करेंगे जब आप वो काम ही नहीं करना चाहते जिससे छुटकारा हो सकता है या जिससे हम अपनी मुआशी बुनियाद को बेहतर कर सकते हैं। मईशत का बुनियादी ढांचा तब्दील किए बगैर आप ये सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हैं? 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बुनियादी तौर पे। एक जो आप रेवेन्यू कलेक्शन आपकी वो इम्प्रूव होनी चाहिए, जो आपने 35% अभी की है, वो किस तरह से करेंगे? इसी तरह से करेंगे जैसे आप IT सेक्टर के सर पे डंडा लेके चढ़े हुए। नॉन फाइलर उन्होंने बनाए हैं क्या? गवर्नमेंट अगर फाइलर नहीं बना सकती लोगों को टैक्स नेट में नहीं ला सकती, तो आप दूसरों को सजा देंगे उसकी कि दूसरी कंपनी जो अच्छा काम कर रही है, जो आपको 340 अरब का उन्होंने टैक्स कलेक्ट करके दिया है, वो उसको आप सजावार ठहराएंगे, कसूर आपका है। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपके अपने अखराजात कम करेंगे। इसमें किसने करना है? ना मैंने करना है, ना टेलीकॉम कंपनीज ने करना है, ना किसी और ने करना है, ना IMF ने करना है। गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड करना है किस तरह से अखराजात कम करने हैं। 18वीं तरमीम को आए हुए भी तकरीबन 12-15 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट ने अपना स्ट्रक्चर छोटा नहीं किया, अपनी मिनिस्ट्रीज कम नहीं की, अपने अखराजात बढ़ाते चले गए। नई नई मिनिस्ट्रीज मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जा रहे हैं। ये कह तो रहे हैं ना पाक PWD हम ख़त्म कर देंगे, तो उसके जगह पे 10 और बन जाएंगी। डिजिटलाइजेशन की कोई बन जाएगी, कोई और इस किस्म के बहुत से जो है इम्प्लीमेंटेशन, नई रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन की कोई मिनिस्ट्री बना देंगे। तो ये मसला ये है कि नीयत जो है बुनियादी तौर पे वो आपकी होनी चाहिए। आप तीसरी चीज़ जो है वो आपके एक्सपोर्ट की जो है वो इंक्रीज जो है उसमें आप करें। जो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी वजह से आपके फिर जो डॉलर आप खर्च कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, वो ज़्यादा है, जो आपकी इनकमिंग है वो कम है, उससे आपका वो बढ़ता है खसारा। उससे आपको फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इशू आता है, फिर आपकी इन्फ्लेशन पे उस पर प्रेशर आता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके करने से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब अगर डॉलर की इनकमिंग जो है आपके आ रहे हैं, जो डॉलर जो आपके बच्चे कमा रहे हैं IT के जरिए, उनके जरिए, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी आप सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगानी शुरू कर देते हैं, कभी आप खुद उन सारे एवेन्यूज़ को बंद कर रहे हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं। अभी जाके आपको ख्याल आया 2-2.5 साल बाद कि आपने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री है उसको एक बेहतर रेट पे आप बिजली दें ताकि वो रीजन में कम्पिटिटिवनेस आए, एक्सपोर्ट में उनको मुकाबले में एक आसानी हो। अब जाके आपको ख्याल आया उसका। तो ये बुनियादी तौर पे नीयत नहीं है। तो सबसे बढ़ के जो हमारे यहाँ है
आपने 5 रुपए का काम कराना है तो 2.5 रुपए रिश्वत दे के कराना है आपने। हाँ। तो उसको कौन रोकेगा? करप्शन को कहते हैं जी नाम ही ना लो, किसी को चोर डाकू भी ना कहो, करप्शन का नाम ही ना लो। वो तो हो ही नहीं रही है। इस मुल्क में तो सारे पाक साफ लोग हैं और ये मुल्क इसीलिए इतने आला दर्जे पे पहुंच गया मईशी तौर पे, क्योंकि यहाँ पे करप्शन नहीं है। तो उसको ख़त्म किए बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मसला ये है कि जब आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, जब आप सही तौर पे चलेंगे नहीं, पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तो IMF से क्या छुटकारा हासिल है? आप लोकल बैंकों से जो कर्ज ले रहे हैं, मुझे तो खदशा ये पैदा हो गया, आखिरी बात करो, मुझे खदशा ये पैदा हो गया, लोकल बैंकों से आप इतना कर्ज ले चुके हैं कि आप शायद वापस ना कर पाए। और मुझे लगता है ये कि गवर्नमेंट जिस तरह के स्टेप ले रही है टेलीकॉम सेक्टर में जैसे लिया, इसलिए ये ना करे कि बैंकों को कहें कि जी आपको हम पैसे नहीं वापस दे रहे हैं, आपको हम सरकारी तहवील में ले रहे हैं। तो उससे एक और प्रॉब्लम, मेरा आपका सबका पैसा जो है ना वो अल्लाह के हवाले पे हो जाएगा, सारे हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो फारिग हो जाएंगे। तो कम अज कम सिंसियरिटी चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। बिल्कुल ठीक है।